में हमने देखा कि एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये आई कि क्लिनिकल ट्रायल हुआ और डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी में कि कोरोना की उन्होंने ट्रीटमेंट जो है उसको इजाद कर लिया, लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, या कोरोना ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, शायद ये इस्तेलाह ठीक है। तो आज इन तमाम तर मौज़ूआत का अहाता करेंगे कि बहसियत ज़ाहिर मजमूई हमें किस हद तक परेशान होने की ज़रूरत है, स्कूल्स के हवाले से भी बात होगी और जो ये सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की और डाउ यूनिवर्सिटी की उस पर बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शौकत, प्रिंसिपल डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेटर ऑन हम बात करेंगे ज़ाहिर पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों से भी बात करेंगे, स्कूल एसोसिएशन के लोगों से भी बात करेंगे, सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध से भी बात करेंगे कि क्या वाकई लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, या जैसा चल रहा है मामला वैसे ही चलेगा। तो सक्सेस स्टोरी डॉक्टर शौकत, सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि डाउ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा जो है ज़ाहिर न सिर्फ ये कि अभी तक एक्सपेरिमेंट किया है, अगर ये मुझे जरूर बताइएगा, और एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या ये प्लाज्मा ओरिएंटेड ही सक्सेस स्टोरी है या कुछ और है इसके पीछे? थैंक यू वेरी मच सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने दावत दी। थैंक यू। ये जो कल हमारी प्रेस ब्रीफिंग रिलीज़ की है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, ये कंटिन्यूएशन है हमारी एक और प्रेस ब्रीफिंग की जो मार्च और अप्रैल के मिड में हमने इशू की थी प्रेस ब्रीफिंग। और उस वक्त हमने लोगों को बताया था कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस ज़माने में डाउ यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया और उस ज़माने में पैसिव इम्यूनाइजेशन पे बहुत बात हो रही थी। ठीक है कि या उस ज़माने में क्योंकि ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत सख्ती से ढूंढी जा रही थी तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात हुई। अच्छा, पैसिव इम्यूनाइजेशन को जरा उर्दू में भी हमारे लोगों के लिए बताएं। पैसिव इम्यूनाइजेशन असल में ये है कि एक शख्स जो कोरोना वायरस के मर्ज से सेहतियाब हुआ है जी, उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनती हैं। बिल्कुल। ये एंटीबॉडीज अगर किसी दूसरे शख्स को दे दी जाए तो उसको भी हेल्प करती हैं उस बीमारी से रिकवर करने में। एब्सोल्युटली। ये वो लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं और जो है बड़ी उम्र के लोग होते हैं जिनका कुव्वत मुदाफ़त इतना स्ट्रांग नहीं होता। उनको ज़रूरत होती है कि उनको जो है वो दे दी जाए ये पैसिव इम्यूनाइजेशन, बनी बनाई एंटीबॉडीज जो किसी और शख्स से हार्वेस्ट की गई हों। ठीक है। उस जमाने में बात हुई थी प्लाज्मा थेरेपी की, यानी एक शख्स से प्लाज्मा लेके किसी दूसरे शख्स को दे दी जाए। ठीक है। उस टेक्निक की अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है क्योंकि एक शख्स से जब आप प्लाज्मा लेते हैं और दूसरे को देते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रीरिक्विजिट हैं। ओके। यानी आपने ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करनी होती है और अगर ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो उसके बाद जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसके साथ एनाफिलेक्टिक शॉक और दूसरे शॉक्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक लिमिटेशन होती है, यानी एक खास वॉल्यूम आप प्लाज्मा का एक शख्स से लेके दूसरे को दे सकते हैं। हमारी जो थेरेपी है वो उससे ड्राइव की गई है, प्लाज्मा से ही ड्राइव की गई है। okay. लेकिन दुनिया भर में एक दवा कहलाती है IVIG। जिसमें आई हैव दैट, IVIG, ठीक है। जिसमें जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल से प्लाज्मा लिया जाता है, ठीक है, और उस प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को कंसंट्रेट किया जाता है, प्यूरिफाई और कंसंट्रेट किया जाता है। अच्छा। यानी अगर आप स्मॉल वॉल्यूम भी उसका देंगे तो उसमें एंटीबॉडीज की तादाद जो होगी बहुत कंसंट्रेटेड होगी और प्यूरिफाइड होगी। और वो तमाम चीजें जो एक शख्स के प्लाज्मा में थी, जो अनवांटेड चीजें, वो दूसरे शख्स में ट्रांसफ्यूज नहीं हो रही होंगी। तो अच्छा। इसके साथ साथ तो इसके हार्मनेस भी इसकी फिर कम हो जाती है। जी बिल्कुल, इसकी सेफ्टी बहुत इंक्रीज हो जाती है और एफिकेसी बढ़ जाती है। एफिकेसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है एंटीबॉडीज, तो आपको एक खास वॉल्यूम में जो आप दे सकते हैं किसी पेशेंट को, उसी वॉल्यूम में आप दे सकते हैं। और एंटीबॉडीज का जो टाइप वो है, आप समझे, वो 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कंसंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को जो है रिकवर करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि इस दौरान जब आप लोग ये ज़ाहिर रिसर्च कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, आपने बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल किया है या अभी तक ये रिसर्च की ही हद तक मुहित है ये चीज? जब हमने 13 अप्रैल को ये अनाउंस किया था तो उस वक्त हम ऑलरेडी लेबोरेटरी में पहले और दूसरे जो कोविड-19 का पेशेंट डाउ यूनिवर्सिटी में जेरे इलाज था उससे कंसेंट लेके प्लाज्मा लेके हम एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे ही हमने ये दावा किया था कि दिस इज पॉसिबल एंड वी शुड वर्क ऑन इट। और उसके बाद 13 अप्रैल के बाद जब हमने अनाउंसमेंट की है तो हमें लोगों से हमने प्लाज्मा की रिक्वेस्ट की है और हमें माशाल्लाह बड़ी तादाद में उस जमाने में प्लाज्मा मिला। उस प्लाज्मा से साथ साथ हम प्लाज्मा कलेक्ट कर रहे थे और जो रेगुलेटर्स हैं, यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और इसके अलावा नेशनल बायोएथिक कमेटी और हमारे जो रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, इनसे बात भी कर रहे थे, परमिशंस ले रहे थे। और इन सब ने जब हमारे जो है वो उसको रिपोर्ट को असेस किया, जो
उसके बाद जो है अप्रूव किया एक क्लिनिकल ट्रायल जो रजिस्टर्ड है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के साथ, जिसमें हम सीवियर और क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने का हमने फैसला किया था कि इनको हम अपनी स्टडी में एनरोल करेंगे, एक क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और ये क्लिनिकल ट्रायल हमने जो है वो दुनिया की जो इंटरनेशनल वो है वेबसाइट है clinicaltrials.gov, जो तमाम दुनिया के जो रनिंग क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर करती है उस पर भी रजिस्टर कराया था। और ये प्रोटोकॉल अप्रूव प्रोटोकॉल है जिनके तहत हम डॉ यूनिवर्सिटी में ये कंटिन्यू कर रहे थे क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है। और इसमें सीवियर और कोविड के और क्रिटिकल पेशेंट, सीवियर मैं आपको बताता चलूँ, सीवियर वो पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल लाए गए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से, यानी उनको सांस लेने में दुश्वारी थी। उसके बाद वो ऑक्सीजन पे मौजूद थे और ये खदशा मौजूद था ये किसी वक्त भी वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। ये वो पेशेंट हैं या आईसीयू में चले जाएंगे। ये वो पेशेंट है जिनको सीवियर पेशेंट कहते हैं। ठीक है। WHO की क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और क्रिटिकल पेशेंट वो होता है जो आईसीयू में चला जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है या सीपैप पे चला जाता है और आईसीयू में दाखिल हो जाता है। ये क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। तो हमने अपनी स्टडी में सीवियर और क्रिटिकल दोनों तरह के पेशेंट को शामिल किया और अब हम हाफ वे इस क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हमने ये डाटा शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा कि पेंडेमिक के टाइम में दुनिया भर में अब तक लोग अपना डाटा टाइमली शेयर कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोई ट्रीटमेंट ढूंढी जा सके। यही वजह थी कि हमने कल अनाउंसमेंट की और हमारी अनाउंसमेंट जो थी उसमें ये बात शामिल थी कि हमने जो ऑब्जर्व किया है, जिन पेशेंट को ये सोल्यूशन दिया गया जिसको हमने CIVIG का नाम दिया है, यानी कोरोना के खिलाफ IVIG का नाम दिया है, उन पेशेंट में जो सीवियर पेशेंट थे उनमें 100% रिकवरी थी और जो आईसीयू के पेशेंट थे उनके अंदर 60% रिकवरी रही। वेरी नाइस। और साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे वो सीवियर हो, उनको मिला के हमारे 50% पेशेंट ऐसे थे जिनको हमने 5 दिन के अंदर अस्पताल से फारिग कर दिया। जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कोविड-19 में जो सबसे बड़ा जो हैजर्ड है वो यही है कि हेल्थ केयर सिस्टम जाम हो जाता है। और क्योंकि कोविड-19 के साथ, सीवियर कोविड-19 के साथ अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो ऑन एवरेज वो 20 से 25 दिन हॉस्पिटल के तमाम रिसोर्सेज को ऑक्युपाई करके रखता है, जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, इनको ऑक्युपाई करके रखता है। जितनी जल्द से जल्द ये पेशेंट जाएंगे उतनी जल्दी हम आप नेक्स्ट पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। तो ये इसकी जो एक नटशेल मैं आपको बता दूं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ क्योंकि ज़ाहिर ये एक इंपॉर्टेंट और रिसर्च ओरिएंटेड गुफ्तगू है, इसको पूरे ध्यान से आप लोग भी सुने, लेकिन ज़ाहिर मेरे देखने वालों को ये एहसास होगा कि अगर उनके इर्द गिर्द कोई खुदा न खास्ता कोविड का पेशेंट है या वो समझते हैं कि भाई वो सीवियर पेशेंट है, तो क्या वो डॉ की तरफ जा सकता है और वहां पर ट्रीटमेंट हो सकता है? क्योंकि जब इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं तो हर एक चाहता यही है कि उसके घर का या उसके जानने वाले का इलाज सबसे पहले हो। तो इस पर मैं जरूर बात करूंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ज़ाहिर है कुछ फियर फैक्टर्स की भी बात हो रही है। डॉक्टर शौकत मौजूद है तो ज़ाहिर है उसका फायदा भी हम उठाएंगे। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जो क्लिनिकल ट्रायल हुए उसमें इंतहाई मरीज जो थे वो बीमार थे और उनकी एज जो थी वो लगभग 60 बरस के थी। तो एक तो ये थोड़ा सा मिथ जो क्रिएट हुआ है कि बच्चों को नहीं हो सकता, मिडिल एज को नहीं हो सकता, इसको थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ट्रायल्स में आपकी सक्सेस कितनी रही है। राइट। सो सबसे पहले जो आपका सवाल है कि बच्चों को नहीं हो सकता, मिडिल एज को नहीं हो सकता, तो उसके हवाले से बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, जिस तरह उनको फ्लू वायरस होता है बिल्कुल उसी तरह जो है ना ये वायरस भी कैरी करता है, बच्चों को होता है। लेकिन क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है तो उसकी वजह से वो उसको बहुत जल्दी फाइट ऑफ कर पाते हैं। और इसीलिए जो हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हो रहे हैं, तो आप देखें जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो लोग थे उनमें से एवरेज एज जो लोगों की थी वो 60 साल थी और उनमें से मेजॉरिटी मतलब मोर देन 90% लोग जो थे वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव थे। तो ये ऑलरेडी हाई रिस्क ग्रुप है जो 60 साल की उम्र के लोगों का है, डायबिटिक पेशेंट है। ये हमें बता रहा है कि ये वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इसको फाइट नहीं कर सकते। हालांकि जबकि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी इसको फाइट ऑफ कर पाते हैं। लेकिन बात ये जो स्कूल के हवाले से आप बात कर रही थी, तो बच्चे हों या मिडिल एज के लोग हों, ये कैरियर बन सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने घरों में, क्योंकि वी आर अ वेरी ईगोइस्टिक नेशन और अभी ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस में हमारी ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो लोगों को अगर आप किसी को सस्पेक्ट भी करें, क्योंकि इस जमाने में जिसको भी फीवर हो रहा है, जिसका भी जो है स्टमक डिस्टर्ब है, उसके साथ सोर थ्रोट के साथ है, दे शुड कंसिडर देमसेल्फ एज जो है ना वो सस्पेक्टेड पेशेंट।
उनको अपनी टेस्ट कराने चाहिए। अगर टेस्ट कराने जितना भी आपकी हिम्मत नहीं है और आपको लगता है कि पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, तो एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन करें, अपने आप को आइसोलेट करें, एटलीस्ट उन लोगों से जिनकी जो इस रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी आपके वालिदैन, घर में दादा दादी, जो बूढ़े लोग हैं या जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव है, इन लोगों से एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा दूर करें। हम जो आपस में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि डिनाइल इज अ सिम्टम। यस, डिनाइल मतलब आप आजकल अपने आसपास भी देखें तो जिन लोगों को जो है वो फीवर है, जिनको जरा सा भी कफ हो रही है, अगर आप उनकी तरफ थोड़ा सा इस तरह देखें तो वो इतना जो है ना वो ऑफेंडेड फील करते हैं, जैसे पता नहीं आपने क्या बात कह दी है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई ऐसी छूत की बीमारी नहीं है, ये कोई इस तरह की कोई ऐसी डिजीज नहीं जिसके साथ कोई टैबू अटैच्ड हो। ये तो बिल्कुल इसी तरह है। बस अगर आप ये एहतियात कर लेंगे, आप अपने बड़ों को जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो आपके घर में हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, उनको बचा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर शौकत ने। और जाहिर है ये सीजन जो है विंटर सीजन है, और अभी हम ब्रेक पे यही बात कर रहे थे कि आपका घर बंद होगा, खिड़कियां दरवाजे, जाहिर है आप कोशिश करते हैं कि ठंड ना लगे, लेकिन डॉक्टर साहब ये तजवीज क्या आपके रहते हुए मैं दे सकती हूँ कि खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए ताकि हवा, वेंटिलेशन और ऑक्सीजन का आपको सही प्रॉपर मिल सके? बिल्कुल। कोविड-19 और फ्लू, जो तमाम वायरल डिजीजेज जो है ना, वो क्राउडेड एरिया में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेज हैं, वो जो है वो क्राउडेड एरिया में आती हैं, और जहाँ वेंटिलेशन नहीं होती, जाहिर है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँचने के लिए। लाइफ हमारी कोविड-19 के बाद बिल्कुल वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी। हमें अपने तौर तरीके जैसे हमने गर्मियों में बदले, हमें सर्दियों में बहुत ज़रूरत है कि आप ये सर्दी दूसरी सर्दियों की तरह नहीं गुजार सकते। जिस तरह आप घरों में बंद होके एक साथ जो है पूरी फैमिली बैठी हुई है एंड दे फीलिंग वार्मथ, ये पॉसिबल नहीं है। इस बार जो है वो आपने कोशिश करनी है कि एहतियात करें। अब मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि बच्चे और मिडिल एज ग्रुप ये तो निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं अपने घरों में, उनको बचाने के लिए सारी एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपने घरों में वेंटिलेशन रखें, सेल्फ डिस्टेंसिंग करें एक दूसरे। बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर। डॉक्टर शौकत, जाहिर है आपने डिबेट सारी सुनी है, इश्यूज बहुत ज्यादा है हमारे सामने, कोविड लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ा इशू है। इससे डरने की जरूरत है, एहतियात की जरूरत है, और जो क्लिनिकल ट्रायल आपने किए हैं उसकी सक्सेस के बाद कोई ऐसी चीज जो आप आवाम तक पहुंचाना चाहते हो, कोई अपील जो आप आवाम से करना चाहते हो? देखिए, जो डरने की ज़रूरत, डेफिनेटली एहतियात करने की ज़रूरत ज़रूर है। डर के मतलब अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि अब तो ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ ही बन गया है, तो अब अगर डर के रहेंगे तो जाहिर है इससे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन एहतियात करने की और समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि हमने वो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जिसको सबसे ज़्यादा हैज़र्ड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो आप हर साल देखते हैं सर्दियों में लोगों को फ्लू होता है, और हम लोग जिसको भी कॉल करें तो कहते हैं पूरा घर बीमार पड़ा है, बुखार है, फ्लू है, वो सब तो हमारा चलता ही रहता है। लेकिन ये जो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं सेवियर होके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, हमें इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और वो प्रिकॉशन लेनी है कि जिससे हम इन लोगों को बचा सकें। किसी भी तरह का लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा अगर लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अगर हम कोर इशू की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जो है हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब आप कोई भी लॉकडाउन कर लें, आप बच्चों को स्कूल ना आने दें, ये सारे हल नहीं है। बच्चा कहीं और चला जाएगा, और अगर बच्चे ने कहीं और से बेहतियाती कर ली और वो बच्चा जो है वो अपनी दादा दादी या वालिदैन को उसने अगर उनको इन्फेक्ट कर दिया, तो ये चीज़ फिर भी उन तक पहुंच सकती है। तो कोर इशू को समझने की ज़रूरत है, बजाय हम जितने अदरवाइज तो हम इलॉजिकल जितने भी लॉकडाउन कर लें, इलॉजिकल जितना अपने आप को बंद कर लें, लेकिन हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मास मीडिया के थ्रू लोगों तक ये बात पहुँचानी है कि कौन लोग खतरे में हैं। सबसे बड़ा कोविड का खतरा क्या है? कोविड जो है वो दूसरे वायरस की तरह एक वायरस ही है, मगर जिन लोगों की इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों उनको सबसे ज्यादा खतरा है। डॉक्टर साहब, आपके पास लास्ट 10 सेकंड है, आपको अपील करनी थी प्लाज्मा के लिए, सो प्लीज कैरी ऑन। मैं जो हूँ बस अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ, हमने ये सक्सेस स्टोरी इसीलिए शेयर की है कि पहली वेव में तो हमने कई लोगों को जो है ना मतलब इन्फ्यूज़ किया, और उसके बाद अब जब सेकेंडरी वेव आई, जो सेकेंड वेव आई है, तो इस वेव में नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वी हैव ऑलरेडी रन आउट ऑफ आर जो है ना स्टॉक, हमारा स्टॉक कम हो गया। हमारा रॉ मटेरियल प्लाज्मा है जिससे हम ये दवा तैयार करते हैं। तो जो भी प्लाज्मा, जो कोविड-19 से सेहतियाब पेशेंट हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं है फॉर लास्ट 14 डेज और उनके पास एंटीबॉडी टाइटर मौजूद है, या हम भी उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शौकत, प्रिंसिपल डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए।